तो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के काफी महत्वपूर्ण 5 सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 5 सब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकता है। तो लेखक के दृष्टि में जो सच्चा भारत है वो कहाँ पे दर्शन हो सकता है, तो गांव में हो सकता है। भारत गांवों का देश है और भारत किसानों का देश है। जो भारत है ये गांव का देश है और भारत किसानों का देश है, क्योंकि यहाँ पे कृषि बहुत ही अधिक होती है, इसीलिए भारत किसानों का देश है। भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसीलिए सच्चे भारत की दर्शन गांव में हो सकता है। जो भारत की आत्मा है ये कहाँ पे बसती है, तो ये गांव में बसती है, इसीलिए सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकता है। तो लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकता है, क्योंकि जो भारत देश है ये गांवों का देश है और जो भारत देश है ये किसानों का देश है। यहाँ पे कृषि सबसे अधिक होती है और भारत की जो आत्मा है ये गांव में बसती है, इसीलिए सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि बहादुर के चले जाने पर निर्मला को किस बात का अफसोस हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर के चले जाने पर निर्मला को किस बात का अफसोस हुआ। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। बहादुर के चले जाने पर निर्मला को इसी बात का अफसोस हुआ कि बहादुर चोर नहीं था, उस पे चोरी का झूठा आरोप लगाया गया और आरोप लगने पर निर्मला ने बहादुर को बहुत ही भला बुरा कही थी। जो बहादुर था वो कर्मठ और ईमानदार नौकर था, लेकिन बहादुर पर चोरी का झूठा आरोप लगा और जैसे ही बहादुर पर चोरी का आरोप लगा तो निर्मला ने बहुत ही भला बुरा कहा और बहादुर चोर नहीं था। ये सबको पता चला, तब तक बहादुर घर छोड़ चुका था। तो इसी बात का यहाँ पे अफसोस था निर्मला को, क्योंकि निर्मला बहुत ही भला बुरा कही थी बहादुर को और बहादुर चोर नहीं था, उस पे चोरी का आरोप लगा था, इसीलिए निर्मला बहुत ही उसे भला बुरा कही थी। और जब बहादुर घर छोड़ के चला गया तो निर्मला को बहुत ही अफसोस हुआ। निर्मला की सेवा बहुत ही दिल से करता था। जो बहादुर था वो निर्मला की सेवा बहुत ही दिल से करता था। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि बहादुर के चले जाने पर निर्मला को किस बात का अफसोस था। तो बहादुर के चले जाने पर निर्मला को इसी बात का अफसोस हुआ कि बहादुर चोर नहीं था, उस पे चोरी का झूठा आरोप लगाया गया और आरोप लगने पर निर्मला ने बहादुर को बहुत ही भला बुरा कही थी, इसी बात का अफसोस था और निर्मला की सेवा बहुत ही दिल से बहादुर करता था। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो के एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। जो व्यक्ति भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं राजनैतिक गौरवपूर्ण इतिहास से अनजान है, उसे ही लेखक ने नया सिकंदर कहा है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा
कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है, तो जो व्यक्ति भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, राजनीतिक, गौरवपूर्ण इतिहास से अनजान है, उसे इस बारे में नहीं पता है, उसे ही लेखक ने नया सिकंदर कहा है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। 8वीं से 11वीं सदियों में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। उस समय यह एक सर्वदेशिक लिपि था। जो 8वीं से 11वीं सदी था उसमें हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं, यानी पूरे देश में ये नागरी लिपि फैल चुका था और उस समय यह एक सर्वदेशी लिपि बन चुका था, यानी सभी लोग नागरी लिपि में ही लिखते थे। देश भर में नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिलते हैं। 8वीं से 11वीं सदी के बीच में का जो समय था उस समय का यहाँ पर देश भर में नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिलते हैं। अतः नागरी लिपि के उदय के साथ साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति का एक नया युग शुरू हुआ। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी। तो 8वीं से 11वीं सदी में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। उस समय यह एक सर्वदेशिक लिपि था। देश भर में नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिलते हैं। अतः इसी नागरी लिपि के उदय के साथ साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति का एक नया युग शुरू हुआ। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आप लोग सिर्फ इतना बोल दीजिएगा कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको क्या करेंगे, ग्रुप में जोड़ देंगे। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सीता के पति के मरते ही घर की स्थिति दयनीय हो गई। बेटों में आपसी भेदभाव उत्पन्न हो गए। वे केवल अपनी पत्नी और संतानों में ही सिमटते गए। जब सीता के पति मर गए तो घर की स्थिति दयनीय हो गई, खराब हो गई, और जो बेटे थे वो आपस में लड़ने लगे और वे केवल अपनी पत्नी और संतानों में ही सिमटते गए। वे लोग जो कुछ भी करते थे वो अपनी पत्नी के लिए भी करते थे और अपने संतानों के लिए करते थे। अपनी माँ सीता के लिए वो कुछ भी नहीं करते थे। बहुओं की कड़वी बातें सीता को चुभती रहती है। जो बहुएं थी वो सीता को कड़वी कड़वी बातें बोलती थी जो सीता को चुभती रहती थी। सीता अपने ही संतानों से दूर होती जा रही थी। जो सीता थी वो अपने ही संतानों से दूर होती जा रही थी। उसे कोई भी नहीं पूछ रहा था। वह अपने मन की बात किसी से कह नहीं सकती थी। यही कारण है कि सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है। तो सीता के पति के मरते ही जो घर की स्थिति थी वो दयनीय हो गई और बेटों में आपस में भेदभाव उत्पन्न होने लगे और जो बेटे थे वे केवल अपनी पत्नी और अपनी संतानों में सिमटते गए और बहुओं की कड़वी बातें सीता को चुभती रहती थी। सीता अपने संतानों से दूर होती जा रही थी और सीता अपनी मन की बात किसी से कह भी नहीं सकती थी। यही कारण है कि सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।